गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने देखा होगा हमारे सेट पर तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, सब्जियां। तो अच्छी बात शुरू करने से पहले क्यों ना आपको ये बता दें कि आज क्या होने वाला है। जी हाँ, आज जैसे कि आपने सेट से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि बहुत कुछ आज डिफरेंट होगा और ख़ास तौर पर वो होगा जो हमारी आम जिंदगी से रिलेटेड होता है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमें क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए, और कौन सा ऐसी सब्जी है, कौन सा ऐसा खाना है, कैसी सब्जियां होनी चाहिए जो हमें सेहतमंद रखती हैं। यस, और सबसे बड़ा इशू मिस नहीं करना आपने कि गंदे पानी से जो सब्जियां उगाई जाती हैं, जो कि फैक्ट्रियों का पानी जो उससे सब्जियां उगाई जाती हैं, तो सब्जियां हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह हैं, पता किस तरह चले, हम देख किस तरह सके, किस तरह जज करें कि ये सब्जियां गंदे पानी से उगाई गई हैं या फिर साफ पानी से। तो ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, और हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट भी होंगे। वो क्या डिस्कस करेंगे हम? ओके, एक सवाल है आपके लिए भी, आप भी हमें कॉल करके ये बताएं कि सेहतमंद स्किन होनी चाहिए या फिर चिट्टी, गोरी और सफेद, मतलब वो सेहतमंद हो ना हो लेकिन चिट्टी गोरी हो। बिल्कुल, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी चिट्टी गोरी स्किन हो तो आप हमारा शो देखते रहिएगा, कॉल करिएगा। आज बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स भी आपको मिलेंगी कि आप अपना रंग गोरा कैसे रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे कि जो सब्जियां काश्त होती हैं क्या वो कितनी हेल्दी होती हैं, तो वहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है कि हम कितनी ईमानदारी से काम करते हैं और कितनी ईमानदारी से हम वो सब्जियां काश्त करते हैं, ताकि लोगों को जब वो डिलीवर होती हैं ज़ाहिर है मुख्तलिफ जगह पर और वो लोग खाते हैं तो ये उनकी सेहत का मामला होता है। बिल्कुल, और यही ईमानदारी हमारी आज की अच्छी बात है। इंसान का ताल्लुक जिंदगी से किसी भी शोबे से हो, लेकिन कामयाबी के लिए मेहनत और लगन के साथ साथ ईमानदारी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब इंसान ईमानदारी से खलूस नीयत के साथ मेहनत करता है तो फिर अल्लाह उसकी मेहनत ज़ाया नहीं करते। और यही मसला अगर हम देखा जाए एज आ नेशन शायद यही रहा है कि सख्त मेहनत करने वाली जो कौमें हैं वो ईमानदारी के साथ बहुत आगे चली जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ थोड़ा सा ये कल्चर ज़रा लैक करता है। हम ईमानदारी के शोबे को पीछे रखते हैं और मेहनत पर लगे रहते हैं और फिर कहते हैं हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे। तो अपने इर्द गिर्द लोगों को अगर आपको लगता है कि उनको भी तरगीब दें, ईमानदारी एक बहुत बड़ा एसेट है और आपकी कामयाबी की कुंजी है। बेशक, ये थी आज की अच्छी बात। अभी हम आगे बढ़ते हैं और इस्लामाबाद का रुख करने से पहले आपको ये बताते चले कि खुर्रम मुशीर आज हमारे साथ होंगे, जिनसे हम स्किन पर बात करेंगे सारी, और बहुत सी और मजे की बातें होंगी। हो सकता है आज वो रंग गोरा करने वाला कोई इंजेक्शन बताएं, कोई टोटका बताएं, कोई क्रीम बताएं, तो बहुत सी चीजें वो बता सकते हैं। यस, तो मिस नहीं करना आपने। सबसे पहले एक्सक्लूसिव स्टोरीज की जानिब चलते हैं। सुहेल भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और क्या खबरें हैं आज की? वालेकुम सलाम शुक्रिया साहब, ज़बरदस्त आपने टॉपिक आज डिस्कस किया आवाम के पब्लिक अपने नाज़रीन के साथ कि ईमानदारी एक यकीनी तौर के ऊपर बड़ा असासा है। लेकिन हम देखते हैं कि माजी के अंदर कुछ लोगों ने अपने असासे बनाने के हवाले से ईमानदारी का जब मुजाहरा नहीं किया तो अब न सिर्फ स्टेट के इदारे उनके पीछे जा रहे हैं कि उनसे जो उन्होंने असासे बनाए, बेनामी बैंक अकाउंट्स थे, बेनामी जायदादें थी, उनसे मुतल्लिक कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले ऐसे लोगों को, ताजरों को, इंडिविजुअल्स को एक मौका देना चाहिए कि वो अपनी एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए अपने वो तमाम तरह असासे, वो टैक्स, जायदादें जिनको उन्होंने ईमानदारी के साथ उन्होंने जाहिर नहीं किया था, जिसके ऊपर उन्होंने टैक्स अदा नहीं किया, उसको वो वाइट कर लें। इस सिलसिले के अंदर एमनेस्टी स्कीम 2019 तैयार की गई, जिसके ऊपर वफाकी kabीना के बाद मेंबरान की मबैन अभी तक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसका इम्कान है कि आइंदा इजलास के दौरान वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके एमनेस्टी स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान ने एक प्रेजेंटेशन की कॉपी हासिल की है जिसके अंदर इस एमनेस्टी स्कीम की शराइत व ज़वाबित और इसके दायराकार के हवाले से बताया गया है। इसमें बताया गया कि जाली बैंक स्कैंडल का जो इस वक्त नैब तहकीकात कर रहा है, इसके अंदर जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो इस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। उसके साथ 1 जनवरी 2000 से अवामी ओहदा रखने वाले अफराद भी इस एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा हासिल करने के अहल नहीं होंगे, और उसके साथ
ऐसे लोग जो अवामी ओहदे पर फाइज रहे और जिन लोगों का उनके साथ ब्लड रिलेशन है, उनके अहले खाना के लोग हैं, वो भी एमनेस्टी स्कीम से इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा बाकी जो मुख्तलिफ लोग हैं उनको एक बहुत बड़ी प्रोविजन दी गई है, और वो एमनेस्टी स्कीम जो मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में लाई गई थी, उसके मुकाबले में एमनेस्टी स्कीम 2019 के अंदर 15 ज़्यादा मराद दी गई हैं, डिफरेंट उनको ओपन किया गया, जिसके अंदर अगर आपका कोई बेनामी असासे थे, आपका बेनामी बैंक अकाउंट्स था, उसे भी अब आप जाहिर कर सकते हैं। उसके ऊपर एक माकूल टैक्स अदा करने के बाद आप उसको भी वाइड कर सकते हैं। ताजरों को सबसे बड़ा फ़ायदा इससे उनको एक ऑप्शन दी गई कि आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जिन्होंने सेल टैक्स चोरी की, जिन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी चोरी की, उन्हें भी मौका दिया गया है कि एमनेस्टी स्कीम आप उसके ऊपर सेल टैक्स के ऊपर हासिल कर सकते हैं। नून लीग के दौर में ये ऑफ़र अवेलेबल नहीं थी। कैश डिक्लेरेशन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ऑफ़र नहीं दी थी। इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर कैश डिक्लेरेशन की ऑफ़र दी गई है, गोल्ड डिक्लेरेशन की ऑफ़र दी गई है, जो कि नून लीग के दौर हुकूमत में नहीं हासिल थी। बैंक क्रेडिट्स के हवाले से भी मुस्लिम लीग नून की जो स्कीम थी उसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं थी। एमनेस्टी स्कीम 2019 के अंदर बैंक क्रेडिट्स का एक ऑप्शन रखा गया है। इसी तरह बेनामी एसेट्स मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में, जैसा कि मैंने बताया, नहीं थे, अब उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। और इसी तरह जो फॉरेन लिक्विड एसेट्स हैं, अगर आप रिपाट्रिएट करते हैं मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में, उसके ऊपर आपको 2% टैक्स अदा करना पड़ता था। पी स्कीम के तहत आपको 5% टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो ये इसके वो एक फीचर्स हैं जो एक हमें दस्तावेज के जरिए से मौसूल हुए, और आइंदा हफ्ते जब इसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा तो ताजर तबके को भी इसके अंदर बड़ा इंसेंटिव मिलेगा, जो कई सालों से मुख्तलिफ अदालतों के अंदर मुकदमात का सामना कर रहे हैं। वो मुकदमात को निपटाने के लिए उनके पास एक आखिरी ऑप्शन होगा। PMLN की गवर्नमेंट में इस स्कीम में, और अब आपने उसका भी अच्छे से ऑडिट किया। आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान स्टील मिल्स बहाली, जिस पर बहुत पहले भी आपने बात की और बड़ी इंपॉर्टेंट इस हवाले से खबरें दी, आज ये क्या मामला है? जी देखिए, पाकिस्तान स्टील मिल पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक एसेट्स है। 475 अरब रुपये से ज़ायद खसारे का सामना है। 12 करोड़ पे यौमिया उसे खसारा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने PMLN के बरक्स ये फैसला किया कि हम इसको बहाल करेंगे, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। और 7 माह गुजरने के बाद बिलाखिर एक एक्सपर्ट ग्रुप, जो कि एक मुतनाज़ एक्सपर्ट्स ग्रुप था, पेपर रूल्स के बरक्स बनाया गया था, उन लोगों पर मबनी था जिनका पाकिस्तान स्टील मिल के साथ मफादात का टकराव है। मुशीर सनअत और पैदावार रज़ाक दाऊद साहब ने यह ग्रुप कायम किया था। अल्टीमेटली 7 माह के बाद बिलाखिर ये प्लान तैयार करने के बाद ICC के सामने टेबल किया गया, और उसकी मुख्तलिफ सिफारिशात में से जो एक बड़ी सिफारिश थी कि पाकिस्तान स्टील मिल्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। असूली तौर के ऊपर ये मामला तो तय हो चुका, लेकिन हम देखते हैं कि जब मुशीर सनअत और पैदावार रज़ाक दाऊद साहब पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कंट्रोवर्सीज मजीद बढ़ती जा रही हैं। पहला मामला ये था कि आपने पाकिस्तान स्टील मिल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बाईपास करके टेक्निकल ग्रुप कायम किया था, और उसके बाद वो सारा काम जो आपने पेपर रूल्स के बरक्स किया, स्टील मिल के बोर्ड से कहा कि आप इसके ऊपर ठप्पा लगा दीजिए। उनके जो साबिक चेयरमैन थे इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, उन्होंने इसकी मुखालफत की, और जब उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि स्टील मिल की बहाली के प्लान की राह में ब्यूरोक्रेसी और वजारत सनअत व पैदावार रुकावट हैं, तो उनको बरतरफ कर दिया गया 26 मार्च 2019 को। अभी एक माह नहीं गुजरा कि दूसरे जो चेयरमैन थे पाकिस्तान स्टील मिल्स के, जिन्हें उस वक्त वजारत सनअत व पैदावार का खासा एतमाद हासिल था, जिनका नाम रज़ीउद्दीन रज़ी साहब है, अब उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। वजह क्या है? नैब ऑलरेडी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं माजी के अंदर जिन लोगों ने खिलाफ ज़ाब्ता इक़दाम किए थे और जिन्होंने खिलाफ कानून काम किया था। इसके साथ वो काम जो पाकिस्तान स्टील मिल के बोर्ड की मंजूरी के बगैर बहाली का प्लान तैयार किया गया, आज कराची के अंदर एक अहम बैठक लगनी है, जहां पर तो स्टील मिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाया गया है रज़ाक दाऊद साहब की जानिब से कि ये बहाली का प्लान हमारे पास तैयार है, आप इसको आके तौसीक कीजिए, इसकी नोक पलक सवारिए, ताकि वफाकी हुकूमत की हतमी मंजूरी हासिल की जाए, बोर्ड भी इसकी तौसीक करे। लेकिन रज़ीउद्दीन रज़ी साहब, जिन्होंने सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया कि माजी की सूरत हाल उनके सामने थी कि मुस्तकबिल के अंदर उन्हें नैब की तहकीकात का सामना करना पड़ेगा, वो काम जो बोर्ड की मंजूरी के बगैर किया गया, अब बोर्ड उसकी तौसीक किस तरीके से कर सकता है? इस वजह से उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि स्टील मिल का बहाली का प्लान जो आगे बढ़ रहा है, सिर्फ एक माह के दौरान 2 चेयरमैन अपने ओहदों से अलग हो चुके हैं। एक्सपर्ट ग्रुप बोर्ड की मंजूरी के बगैर बनाया गया। मुशीर सनअत और तिजारत का कोई ज़ाती मफाद फिर कह सकते हैं हम कि इसमें शामिल होगा?
देखिए ये ज़ाती मफाद को स्टैब्लिश करना तो मुतलका अथॉरिटीज़ का जिम्मेदारी है, लेकिन जब आपने इस ग्रुप की सरबराही टेक्निकल ग्रुप कायम किया, आपने बोर्ड की मंजूरी हासिल नहीं की, हबको पावर के सीईओ ने इसकी सरबराही की, वो हबको पावर वो सीईओ जिनके साथ माजी के अंदर अब भी आपके बहुत करीबी मरासिम है, उसके बाद वो आपके करीबी दोस्त जो निजी स्टील मिल कंपनियों के कारोबार से वाबस्ता हैं, उनको भी आपने इस ग्रुप में शामिल किया और बोर्ड से आपने अप्रूवल हासिल नहीं की। आपने मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती नहीं की, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 करनी थी, वो आपने नहीं की, और आपने बहाली का प्लान तैयार किया। कोई भी इदारा जिसको बहाल करना है, सबसे पहले उसकी रेलेवेंट एक्सपीरियंस के हामिल उसकी मैनेजमेंट, कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना लाजिम है, और उसके बाद रेलेवेंट एक्सपीरियंस का हामिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना लाजिम है। वो दोनों चीज़ें आपने नहीं की और बहाली का प्लान आप अमल दरामद करने जा रहे हैं। जो आपके मुशीर सनत व पैदावार रज़ाक दाऊद साहब के दोस्तों ने जो प्लान तैयार किया है, उसके अंदर भी एक सिफारिश ये भी शामिल है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पाकिस्तान स्टील मिल का गैर मुतलका तजर्बे के हामिल अफराद पर मुश्तमिल है। मौजूदा बोर्ड उसके अंदर जो मेटलर्जिकल के शोबे का जिन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन लोगों को शामिल होना चाहिए, नया बोर्ड बनना चाहिए, कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो काम नहीं किया गया और बहाली का प्लान आगे बढ़ रहा है। 2 चेयरमैन अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने ओहदे से अलग हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में असद उमर साहब को और वज़ीर आज़म को इस मामले को देखना चाहिए। स्टील मिल की बहाली का प्लान यकीनी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट और रेलेवेंट बोर्ड का होना लाजमी है। कौन सा चिड़ियाघर की सैर करवाई थी हमने अपने नाज़रीन को? लाहौर ज़ू की कराई, कल इस्लामाबाद, और आज बारी है पेशावर। आज बारी है पेशावर की। तो जो फौजिया हैं वो भी बहुत इंस्पायर हुई कि एनिमल्स की, बर्ड्स की बात हो रही है, गर्मी हो रही है, तो उनकी देखभाल किस तरह की जाए। तो आए फिर पेशावर के ज़ू की सैर भी करते हैं और थोड़ी जानवरों के बारे में जो वहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं वो भी जानते हैं। जानवर इंसान के लिए अनगिनत फ़वाइद का बाइस है। ये जहाँ इंसान की खुराक की ज़रूरत पूरी करती है, वहाँ ज़माने कदीम से ये बारबरदारी, खेती बाड़ी, सफ़र, रखवाली के काम भी आते हैं। यूँ हैवानात का ख्याल रखना इंसान पर भी लाजिम है। घोड़े, गधे, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते और ऊंट जंगली जानवर और चरिंद परिंद में से बास को कोई पालतू जानवरों के तौर पर पालकर शौक पूरा करता है, तो कोई उसे आजाद फिजाओं से पकड़कर चिड़ियाघरों का मेहमान बना लेता है। सवाल ये है कि इन चिड़ियाघरों में उसे वो हकूक मिलते हैं जो उसे मिलने चाहिए? यकीनन जवाब नफी में है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक चीज़ अगर ला रहे हैं तो उसको फैसिलिटी देनी चाहिए, जो उसका राइट है। अगर वो यहाँ ला रहे हैं तो उसके लिए इकदाम करें कि ताकि वो जिंदा रहें। इनके लिए ऐसा कंडीशन नहीं है जो यहाँ पर रखा जाए, इनके लिए इक़दाम किया जा रहा है। केयर करनी चाहिए सर ये जानवरों की, और ज़रा ख्याल भी रखना चाहिए। एक अकेला वुल्फ है यहाँ पर, भेड़िया जो है उसको बहुत छोटे पिंजरे में रखा गया है, तो वो भी एक इशू है। इनको चाहिए कि उसको सॉर्ट आउट करें। फरवरी 2018 को पेशावर चिड़ियाघर का इफ्तिताह किया गया, तो इब्तिदाई 3 माह में यहाँ 30 कीमती जानवर जिंदगी की बाजी हार गए। वजह सिर्फ ये थी कि चिड़ियाघर में ना तो गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए कोई इंतजाम था, ना ही जिंदा रहने के लिए इन हैवानात को मुनासिब माहौल फराहम किया गया। ये खैबर पख्तूनख्वा का एक वाहिद प्रोजेक्ट है कि वो अभी तक कंप्लीट भी नहीं है। ये जून 2020 तक कंप्लीट होगा। हमारे पास एक वेटरनरी डॉक्टर है और इसके साथ हमारे डॉक्टर के साथ 2 वेटरनरी असिस्टेंट है, यानी कि जू के लिए सिर्फ अभी तक 3 डॉक्टर है। तफरीह के लिए आने वाले बच्चे क्या बड़े भी हैवानात को खिलौना समझते हैं। कोई उन पर पत्थर फेंकता है तो कोई अजियत देने के लिए और हरबे इस्तेमाल करता है। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और कानून ना होने के सबब ये बेज़ुबान तकालीफ उठाते हैं। कानून बनाकर अगर उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए तो इन जानवरों की ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। कैमरामैन अजमल खान के साथ फौजिया ज़ेब, 92 न्यूज़, पेशावर।
आपका थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा एहसास बहुत से जानवरों, बहुत से परिंदों की ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकता है। तो अभी हम एक ब्रेक लेते हैं। एग्जॉस्ट क्यों है हम, जरा इस पे भी बात करेंगे, एक्टिव किस तरह होना है। एग्जैक्टली, ब्रेक के बाद टॉपिक भी रखते हैं। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिएगा सबसे बड़े पाकिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब हम बात करेंगे उस मसले से मुतालिक जो हर घर का मसला है। और वो मसला क्या है? वो मसला है हांडी रोटी, मतलब खाना पीना बिल्कुल रोज़ पकना है, लेकिन उसमें हम बहुत एहतियात करते हैं कि रोज़ गोश्त नहीं खाते, रोज़ दालें नहीं खाते, या रोज़ कॉन्टीन्यूसली सब्जियां नहीं खाते। मिक्सअप होता है हमारा पूरे वीक का प्लान या 2 वीक्स का, उसमें हम गोश्त भी खाते हैं और सब्जियां भी, दालें भी। लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात आज हमने सोची कि अपने नाज़रीन से शेयर करें, आप भी हमें कॉल करके शेयर कर सकते हैं कि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो। वो है जनाब गंदे पानी से उगी हुई सब्जियाँ। बिल्कुल, क्योंकि आप बात कर रहे थे ना कि दालें, गोश्त और ये चीज़ें हम कॉन्टीन्यूसली नहीं बना सकते। समटाइम हम कहते हैं अच्छा गोश्त बन गया, दाल बन गई, तो चलो सब्जी एक ऐसी चीज़ होती है जो हम 2 या 3 दिन के बाद उसको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या मार्केट में दस्तयाब होने वाली सारी सब्जियां महफूज होती हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि WHO की रिपोर्ट ने बहुत से इंकशाफात किए हैं, बहुत ही ख़तरनाक इंकशाफात हैं जिस पर आज हम बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे अपने पैनल से कि किस तरीके से हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को यकीनी बनाया जाए, देखा जाए, परखा जाए, कैसे जज किया जाए। तो हमारे साथ कौन कौन होगा इस डिस्कशन में? न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे साथ आयशा नासिर साहिबा, स्टूडियोज़ में मौजूद है। वेलकम करते हैं आपको। खैरियत से आप ठीक है? ओके, और हमारे साथ हैं जनाब, ओके कराची जा रहे हैं हम, जल्दी से बताएं, डीजी ऑपरेशन फूड अथॉरिटी सिंध सुमेरा साहिबा भी हमारे साथ हैं। डिप्टी डायरेक्टर हैं ऑपरेशन फूड अथॉरिटी सिंध सुमेरा साहिबा भी हमारे साथ हैं। तो इसके साथ हमें माहिर अमराज़ मैदा डॉक्टर भी हमें ज्वाइन करेंगे ताकि हम बता सकें आपको कि जो सब्जियां हम खाते हैं अगर वो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर पूरी नहीं उतरती हैं तो वो क्या क्या आपको नुकसान दे सकती हैं। तो आयशा से आगाज़ करते हैं, थोड़ा इसकी उस पर बात कर लेते हैं कि अगर ये जो हम सब्जियां इस्तेमाल करते हैं घरों में, तो अब तो खैर इसमें कोई शक व शुबा नहीं, जिस रिपोर्ट का आप जिक्र भी कर रहे हैं, तो ना तो ये साफ़ पानी में उगाई जाती है, ना इनकी काश्त हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को मद्देनज़र रख कर बनाई जाती है। तो ये कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं अगर हम ये सब्जियां अपनी खुराक में शामिल करते रहते हैं? देखें, सबसे पहले तो ये कि अगर वो गंदे पानी में उगाई गई हैं तो बहुत सारे उसके अंदर मिनरल्स आ सकते हैं, जैसे लेड वगैरह आ सकता है, जिसकी वजह से किडनी वगैरह डैमेज हो सकती है, लिवर वगैरह डैमेज हो सकता है। इसके अलावा अगर पकाने उगाने के बाद भी अगर वो ओवर राइप हो गई हैं, गल सड़ गई हैं और आपने फिर उसका इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि आपने देखा होगा उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं, पता भी नहीं चलता वो कहाँ से उसके अंदर मोल्ड या बैक्टीरिया घुसा हुआ है। अगर उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं तो फिर वो वॉमिटिंग और डायरिया वो तो ज़ाहिर है फिर आपकी ओवरऑल हेल्थ को ही डिस्टर्ब करता होता है, सारा का सारा जो बॉडी का सिस्टम है उसी को एक दफ़ा डिस्टर्ब करके रख देता होता है। तो अगर तो वो पानी सही पानी से उगाई नहीं गई तो फिर उस केस में वो लिवर और किडनी को डैमेज करेंगे। कौन कौन से केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं सब्जियों में? बहुत सारे, हर केमिकल जो कि उस पानी में मौजूद है वो सारा का सारा उसके अंदर मिक्स हो सकता है। हाँ जी, लेड और क्रोमियम जो है वो ज़्यादा तौर पर मिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा ये होता है कि जिन सब्जियों में जिंक की मिकदार होती है, अब ये हो रहा है कि एक दफ़ा आपने एक जगह पे सब्जी काश्त की, उसी जगह पे दोबारा काश्त की, फिर काश्त की, वो जिंक की मिकदार जो नेचुरल होनी चाहिए वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो है वो हमारी वीक होती जा रही है। जो खतरनाक किस्म के केमिकल्स हैं, जो खतरनाक किस्म के मिनरल्स हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। ऑल राइट जी, सुमेरा साहिबा से बात करते हैं थोड़ा। सुमेरा साहिबा, बहुत से हमने इस तरह की रिपोर्ट्स भी देखी कि जिसमें शहरों के जो मज़ाफ़ात हैं ख़ास तौर पर वहाँ सबसे ज़्यादा सब्जियाँ काश्त की जा रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सी मिल्स और
फैक्ट्रीज़ का जो पानी है उसका जो ड्रेनेज है उसके इर्द गिर्द लगा दी जाती हैं सब्जियां, गंदे पानी से ये सब्जियां उगाई जाती हैं। पहले तो आप ये बता दीजिए कि कहां कहां सिंध फूड अथॉरिटी ने छापे मारे, ये सब्जियां तल्फ की हों, कितने केसेस आपके सामने आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि कराची में मज़ाफ़ाती, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जितने मज़ाफ़ाती एरियाज़ हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियल और जो दूसरा आपका वेस्ट है उससे जो है वो सब्ज़ियाँ उगाई जा रही हैं। इसमें सिंध फूड अथॉरिटी ने इनिशिएट किया है अभी रिसेंटली। उसमें हम लोगों ने इनिशियली स्टार्ट इस तरह किया है कि हमारा एक साइंटिफिक पैनल है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट। एक साइंटिफिक पैनल हमारे यहाँ बना हुआ है जिसमें हमारे काफ़ी सारे जो मेंबरान हैं, PhD डॉक्टर्स, और उसमें हम लोगों ने अभी वेरी रिसेंटली जितनी भी प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो कि वेस्ट से और इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो है प्रोड्यूस की जा रही हैं इन कराची एंड ऑल ओवर सिंध, दे हैव बीन बैंड। तो इसका 2-वे प्रोसीजर है। इनिशियली हमने इसको बैन किया है, अब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में जाएंगे। अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई हमने स्टार्ट नहीं की, सिंस अभी रिसेंटली ही हमने इसको अपने साइंटिफिक पैनल में इन प्रोडक्ट्स को बैन किया है। और अभी हम इन द सेकेंड फेज़ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट विद द फुल अथॉरिटी, और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, इंडस्ट्रीज से जो लोग हैं, इवन सिविल सोसाइटीज़, हम सबको ऑन बोर्ड लेकर और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान वी आर चॉकिंग आउट, ताकि ये एक सस्टेनेबल चेंज आए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ फॉर द ऑप्टिकल पर्पज़ एक कार्रवाई की जाए, बल्कि फॉर अ सस्टेनेबल चेंज जो है इनको तल्फ किया जाए और ऐसे एक्शंस किए जाएँ ताकि दोबारा से ग्रो ना की जा सके। तो इसका मतलब है सुमेरा साहिबा, आपने आइडेंटिफाई कर लिया सिंध गवर्नमेंट ने, आपके डिपार्टमेंट ने, कि ये मार्केट में ऐसी सब्जियां मौजूद हैं जो इंसानों के लिए जहर साबित हो रही हैं? बिल्कुल आइडेंटिफाइड हैं, और ये आज से नहीं है, ये काफ़ी सालों से चल रहा है कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये मार्केट में अवेलेबल हैं। और जितना आपका एरियाज़ हैं, जैसे मलीर के कुछ मज़ाफ़ाती एरिया हैं, शाह फैसल का इलाका है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के कुछ एरियाज़ हैं, अंदरूनी सिंध में भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये इंडस्ट्रियल वेस्ट और आपके जो दूसरे एफ्लुएंट्स हैं वहाँ से जो है ये प्रोडक्ट्स ये एग्रीकल्चर में ये आते हैं, और ये दे आर वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। इसमें जैसे कि पहले भी जिक्र हो रहा था कि कैडमियम, कोबाल्ट, जिंक, लेड, ये सारे इस तरह के जो हैं हैवी मेटल्स हैं जिनकी प्रेजेंस जो है इन वेजिटेबल्स में देखी गई है, और रिसर्च ने भी शो किया है कि ये मेटल्स किस तरह हमारी हेल्थ को जो है, हमारी किडनीज़ को, और दे आर काइंड ऑफ स्लो पॉइजन, और ये ग्रेजुअली आपकी हेल्थ को जो है वो डिटेरियोरेट करते हैं। तो इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, एंड इंशाल्लाह इन कमिंग फ्यू डेज़ और इन अ मंथ्स टाइम वी आर गोइंग टू मेक वी आर चॉकिंग आउट अ प्लान, एंड इंशाल्लाह इट विल बी टेकन केयर ऑफ, और इसको इंशाल्लाह हम तल्फ करेंगे। ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। इनिशिएट और एक्शन दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी सी रहनुमाई हमारी ये कीजिए, क्योंकि सिंध के सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, पंजाब का भी ये मसला है। तो वो तमाम लोग जो इस टाइम ये शो देख रहे हैं और वो अपने इर्द गिर्द भी नज़र रखें। देखिए, 2 सवाल पैदा होते हैं सुमेरा साहिबा। नंबर 1, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, मिल्स का, फैक्ट्रीज का पानी, जहाँ भी जो भी उसका ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, अगर वो खुलेआम है और इस तरह है कि लोग अपने मफादात की खातिर सब्जियाँ लगा ली हैं उन्होंने और वहाँ पर और पैसा कमाना शुरू कर दिया है, अल्लाह माफ़ करे कि लाइक गंदे पानी को वो यूज़ कर रहे हैं। नंबर 1, उस ड्रेनेज सिस्टम को, उस वेस्ट को प्रॉपर मैनेजमेंट के ज़रिए तल्फ करना, ड्रेनेज सिस्टम में जाना किसका काम है और वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं? नंबर 2, जब आपने आइडेंटिफाई किया तो क्या आपने मार्केट में ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि इन सब्जियों को टेस्ट किया जाए, या फिर कंप्लेंट्स आई कि फ़लाँ इलाका है जहाँ पर गंदे पानी से सब्जियाँ उग रही हैं और आप गए और आपने देखा? देखें, आपका पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो किसको केटर करना चाहिए और कहाँ। आइडियली तो ये होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट हमारे पास, हमारे जो रिवर बेल्ट्स में और जो इस तरह हमारे नदियों में जो आ रहा है वेस्ट, उसको पहले से प्रोसेस्ड होके उसमें से जितने हैवी मेटल्स या इंजूरियस मेटल्स हैं वो सारे ट्रीटमेंट होके तो फिर वो आपके वेस्ट में इंक्लूड होने चाहिए। जो उनको अपने ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल करने चाहिए इंडस्ट्रीज़ को, सो दैट बिफोर दे एंटर इनटू द सीवरेज लाइंस और आपकी जो नदी नाले हैं उसमें एंटर हों तो वो ट्रीटेड हों। नॉर्मली ये होता है कि इंडस्ट्री से जो वेस्ट आ रहा होता है, जैसे कि आपके उसमें आपकी डाइंग इंडस्ट्रीज़ भी है, उसमें केमिकल इंडस्ट्रीज़ भी है, उसमें फर्टिलाइज़र्स भी होते हैं, हर तरह की चीज़ें जो इंडस्ट्रीज से आ रही होती हैं दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड प्रॉपरली, जिसकी वजह से इशू ये रेज़ होता है कि वो डायरेक्टली आपके वाटर में जो है कंटामिनेट करती हैं उसको, और फिर उससे अगर हम कोई भी चीज़ प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह उससे उगाए जाते हैं, स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स
वेजिटेबल्स जो होती हैं, जिसमें स्पिनच हो गया और इस तरह की दूसरी जो वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। अच्छा, दूसरा ये पॉइंट कि आपने कहा कि आइडेंटिफाई, बिल्कुल इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड और इस पर काफ़ी रिसर्च भी हुई है, दूसरे इंस्टीट्यूट्स ने भी रिसर्च की है। सिंध फूड अथॉरिटी ने इसकी सिविरिटी को देखा, दैट्स वाई इट हैज़ बीन बैंड, राइट अवे बैंड। इस पर हमने कोई दो राय नहीं रखी। वी न्यू, हमारे साइंटिफिक पैनल में क्योंकि तमाम लोग PhD डॉक्टर्स हैं, फूड साइंसेज से रिलेटेड लोग हैं, वी डेलिब्रेटेड दैट इन आर साइंटिफिक पैनल एंड लेटर इट वाज डिसाइडेड दैट इट शुड बी बैन। और फिर पहले हम इसको बैन करते हैं एंड देन उसके बाद तो कोई दो राय रहेगी नहीं कि इसको तल्फ किया जाए या नहीं किया जाए। तो इट विल बी डन अक्रॉस द बोर्ड लेटर। हमें डॉक्टर मोहम्मद आसिफ गुल साहब ने ज्वाइन किया, माहिर इमराज मैदा हैं। आप पहले भी हमारे शो का हिस्सा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। अभी बात हो रही थी, आप सुन भी रहे थे। हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा अपने नाज़रीन को अवेयर भी कर सकें कि इस तरह की जो सब्जियां काश्त की जाती हैं गंदे पानी से, या जिस पर हम अभी बात भी कर रहे हैं, उसकी काश्त और ख़ास तौर पर जो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रख कर काश्त नहीं की जाती हैं, वो कितनी ख़तरनाक होती हैं। डॉक्टर साहब, ये हमारी सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं? क्या वाकई इससे डायरिया जैसी ही सिर्फ अमराज पैदा होते हैं या और भी कोई ख़तरनाक स्वेर किस्म की बीमारियां पैदा हो सकती हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप लोग पहले भी बुलाते रहते हैं और अभी भी आपने इसका मौका दिया। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि आजकल हमारे लाहौर में, बल्कि अब पूरे पंजाब में पैंडेमिकली जॉन्डिस या हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। स्पेशली अगर आप देखें गुलशन रावी, समनाबाद, इकबाल टाउन, शालामार हॉस्पिटल की विसिनिटी का एरिया, इसमें बहुत सारे लोग जो ये क्लेम करते हैं, और वो बिल्कुल ठीक क्लेम करते हैं कि हम लोग कोई भी बाज़ार की चीज़ भी नहीं खाते और हम बहुत ज़्यादा जो अपनी सफाई का ख्याल भी रखते हैं, उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा आँखों के पिलाहटपन की वजह से हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट यू कैन से कि डेली में अगर हम लोग 40 पेशेंट्स देखते हैं तो उसमें से 10 पेशेंट्स को जॉन्डिस होता है, और वो हर उम्र के लोग होते हैं, यंगस्टर्स भी होते हैं, मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं। तो लिवर की इम्पॉर्टेंस ये है कि ये वो ऑर्गन है कि जो कुछ भी आप खाएंगे वो लिवर से ज़रूर गुजरेगा। अगर उसमें टॉक्सिन्स होंगे तो वो लिवर को ज़रूर हिट करेगा, और जब वो लिवर से गुजर के दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, वहाँ वो डायरिया भी कर सकता है, वहाँ वो अल्सर भी बना सकता है, वहाँ और बहुत सारी बीमारियाँ भी कर सकता है। तो वो हर वो चीज़ जो आपके पानी के ज़रिए, आपकी सब्जियों में, आपकी दूसरी ग़िज़ाओं में शामिल होगी, लिवर, मैदा और आंतें उसका डायरेक्ट टारगेट होंगी। उसकी सिम्टोमेटोलॉजी सिर्फ डायरिया नहीं बल्कि वैरायटी ऑफ प्रेजेंटेशंस हो सकती है, और आजकल उनकी प्रेजेंटेशन में जॉन्डिस या हेपेटाइटिस सबसे मोस्ट कॉमन है। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि क्या क्या डायरेक्टली मैदे पे, लीवर पे, उन चीज़ों पर इफेक्ट होते हैं, जिस तरह आपने बताया कि कौन कौन से उसमें केमिकल्स शामिल हो जाते हैं, आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा एक मसला है। कैसे पता चले? सिंध फूड अथॉरिटी या पंजाब फूड अथॉरिटी ये तो चलें टेस्ट कर लेंगे, लेबॉर्ट्रीज होगी, एक आम इंसान की आंख किस तरह देखे कि ये सब्ज़ी साफ़ है या नहीं है? मेरा ख्याल है कि देखना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये है कि आप उसको बाहर से देख सकते हैं कि वो बाहर से आपको साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, उसके अंदर उसका टेस्ट करना तो मेरा ख्याल है इंतहाई मुश्किल है कि उसके अंदर कोई मेटल तो नहीं है या उसके अंदर कोई हार्मफुल चीज़ तो नहीं है। इसको मेरा नहीं ख्याल कि एक आम आँख आइडेंटिफाई कर सकती है। हाँ, इसमें गवर्नमेंट को हमारी एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और वो देखें कि ओवरऑल हमारी हेल्थ एंड वेलबींग, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम हेल्दी हैं तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि अगर आपने मिनरल्स, विटामिन्स लेने हैं तो वो सब्जियों के जरिए ले सकते हैं। अगर ऐसी सब्जियां होंगी तो फिर क्या हम वो मिनरल्स, विटामिन्स ले सकेंगे हमारी? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जाहिर है अगर उसमें हार्मफुल इतना मवाद है तो फिर ना लेना ही बेहतर हो जाता है, बल्कि और बीमारी हो जाएंगे। सुबैर साहिबा, आप कोई अगर कोई टिप दे सके, आम जो सारिफ है, हम नाज़रीन भी देख रहे हैं कि वो सब्जी लेने जाएं तो कुछ देख सकते हैं, वो एक इंसानी आंख से पता चल सकता है कि ये साफ़ है, ये गंदे पानी से उगी हुई है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जो सब्ज़ियां वेस्ट वाटर से या दूसरे इन जगहों से आती हैं वो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, तो हम लोग जो हैं वो देखते ही पहचानते हैं, हम अच्छी चीज़ को हमेशा लेने की कोशिश करते हैं, बट फिज़िकली डेफिनेटली आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अनलेस उसकी केमिकल एग्जामिनेशन ना की जाए। लेकिन ये है कि जो भी
वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो मार्केट में आ रहे हैं इन सारे एरियाज़ में जहाँ पे इंडस्ट्रियल और ये आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स से जो है ये बन रहा है, तो वो एरियाज़ आइडेंटिफाइड अगर हों तो अगर वहाँ से मार्केट्स में आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि ये इंडस्ट्रियल और आपके जो दूसरे एफ्लुएंट्स हैं या वेस्ट है और टॉक्सिन्स हैं वो उसमें इंक्लूडेड ना हो। तो बज़ाहिर आप देख के इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि थ्रू केमिकल एग्जामिनेशन और एरिया अगर आइडेंटिफाइड है कि अगर ये सब्ज़ी एक पर्टिकुलर एरिया से आ रही है जहाँ पर ये वेस्ट वगैरह और ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह मौजूद होता है तो डेफिनेटली वो सब्ज़ी फिर टॉक्सिन से भरपूर होगी। बिल्कुल सुमेरा साहिबा, जैसे अभी कॉलर भी आए जो सिंध से थे, हैदराबाद से थे, कौन कौन सी और अथॉरिटीज़ हैं जो ये रोकथाम, इस सारे मामले की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर सकती हैं? और जिस तरह आप भी बता रही हैं कि आपने आइडेंटिफाई किया, एक प्लानिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो इस पर एक्शन कब होगा, किस तरह से होगा? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी इज़ ऑन द इम्प्लीमेंटेशन एंड। अब इसमें जो और लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, हु हैज़ आइडेंटिफाइड और फर्दर हमें उनकी हेल्प चाहिए होगी वो सारे एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकेंडली वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, उसके अलावा आपके जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, ताकि एक अवेयरनेस भी साथ साथ दी जा सके और ये सारे लाइन डिपार्टमेंट्स जब तक साथ नहीं होंगे, एक सिंगल पेज पे नहीं होंगे, ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी ये हम नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि इसको हम लोग प्लान कर रहे हैं एंड वी हैव टेकन बोर्ड ऑल ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स, और सेकेंडली साथ में थ्रू कमिश्नर कराची हम लोग ये सारी चीज़ों को बावर कराने की भी कोशिश करेंगे और बाकी कंसर्न कमिश्नर से भी इसको टेकअप करेंगे एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट इन अ फ्यू, मतलब कमिंग वीक्स में यू विल फाइंड कि इस पे एक एक्शन जो है वो किया जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, कमिंग वीक कह रहे हैं और डेफिनेट हम दोबारा सुमेरा साहिबा से बात करेंगे। कमिंग वीक्स मैंने कहा है। जी दोबारा हम आपसे बात करेंगे सुमेरा साहिबा, क्योंकि मुझे लगता है कि रियासत की जिम्मेदारी ठीक है, करप्शन पर आप पकड़ते हैं, बहुत से केसेस आप खोल लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो बुनियादी ज़रूरत है रियासत को जो फराहम करनी चाहिए आम आवाम को, वो सेहत है और वो तालीम है। तो अगर आप सेहत से मुतल्लिक कुछ एक्शन नहीं लेते, नज़र नहीं आते, अस्पतालों की हालत बुरी है और फिर हम लोगों को खुद बीमार करें तो लाइक जो बंदा बीमार है, चलें उसको तो फैसिलिटीज नहीं है, जो बंदा बिल्कुल सेहतमंद है और वो भी बीमार होता जाए स्टेट की वजह से, उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से, तो ये वाकई एक अलमिया, एक सवालिया निशान है। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी बीमारियां कॉमनली देखी गई हैं जिनको अगर ये कहा जाए कि वो इन सब्जियों की बदौलत हुई, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये एक स्लो पॉइजन है और जो स्पेक्ट्रम है बीमारियों का वो पेट दर्द से लेके यू कैन से इट्स अ कैंसर, ट्यूमर। जब आप आर्सेनिक खाओगे तो ज़ाहिर सी बात है ये ट्यूमरोजेनेसिस है, आज नहीं तो 20 साल के बाद आपकी जनरेशंस में वो चीज़ें पैदा होंगी, 100 लोगों में से किसी एक के अंदर, 1000 लोगों में से किसी एक के अंदर। तो इसमें पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी मतले की कैफियत हो सकती है, तेज़ बुखार हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, ब्लडी डायरिया भी इसके अंदर रिपोर्ट होता है, हेपेटाइटिस जिसको हम पीला यरकानुरफा में कहते हैं, हेपेटाइटिस ए या ई, जो इन सब्जियों खाने की वजह से पहुँचता है। तो ये जो सारी बीमारियाँ फ़ौरन हो जाती हैं अगर आप ऐसी सब्जियाँ खा रहे हैं या आहिस्ता आहिस्ता इसका रिएक्शन होता है? इसमें दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक होते हैं प्री फॉर्म टॉक्सिन्स। प्री फॉर्म टॉक्सिन्स होते हैं जो उन सब्जियों पर ऐसी चीज़ें लगी होती हैं जो खुद टॉक्सिन होती हैं, वो जो ही जिस्म में जाएंगी 6 घंटे के अंदर अंदर आपको अलामात आना शुरू हो जाएंगी, जैसे नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर, पेन एब्डोमेन। और कुछ होते हैं जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर जाके एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि हमारा जो लिवर है ये एक्चुअली साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है फॉर एवरीथिंग। आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे, उसने भी जाके इसी में अब्जॉर्ब होना है, मेटाबोलाइज होना है, आप प्रोटीन्स लेंगे, आप फैट्स लेंगे, मिनरल्स लेंगे, विटामिन्स लेंगे। तो जो ऐसे टॉक्सिन्स जो बाहर से फॉर्म नहीं होते, अंदर जाके एक्टिवेट होते हैं, फिर वो लेट ऑनसेट डिजीज़ के अंदर स्लो पॉइजनिंग। एग्जैक्टली, जैसे जो हेपेटाइटिस ए या ई का वायरस है वो हमारी बॉडी में 2 से 4 हफ्ते पहले रहता है, अपना इंक्यूबेशन पीरियड पूरा करता है, फिर आंखों का पीलापन होना शुरू होता है या अलामात आती हैं। सही। तो कुछ इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं और कुछ डिलेड इफेक्ट्स होते हैं, और इन लोगों को मतलब पहले से अगर अवेयरनेस हो तो हमारी जो मतलब सिंध फूड अथॉरिटी भी है, आप लोग भी हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके तवज्जो से, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर बंदे को अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए। जो पॉपुलेशन की एजुकेशन है, कम्युनिटी एजुकेशन है कि भाई हमें ईमानदार होना चाहिए, अगर आज मेरी फैमिली बीमार हो रही है कल तो आपकी फैमिली भी बीमार होगी। इसी तरह से हर किसी को इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए।
चाहिए हमारा और एक दूसरे से लिंक होना चाहिए, तो हम इसमें कामयाब होंगे। और हमारे आज के शो की अच्छी बात भी यही है कि हमें कितना ईमानदार होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका, आयशा आपका, सुमेरा साहब आपका, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और हम दोबारा ज़रूर रहमत देंगे, क्योंकि जो आप कह रही हैं कि हम इनिशिएट ले रहे हैं फ़ौरन से, तो वो भी आपसे ज़रूर पूछेंगे। बिल्कुल। और अभी हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो आपने ज़रूर देखते रहना है, क्योंकि अब बड़ा ही मज़ेदार किस्म का टॉपिक है। मज़ेदार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन को, अब तो लड़कों को, मर्द हज़रात को भी बड़ा शौक होता है कि हमारा रंग गोरा होना चाहिए। तो इस पर हम बात करेंगे, अच्छी अच्छी टिप्स देंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और जैसे कि हमने आज प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे एक वादा किया था कि आज जो है वो बड़ा ही मज़ेदार किस्म का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और मज़ेदार इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार, क्योंकि हर कोई होना चाहता है गोरा, और वो चाहता है कि हमारा रंग, चाहे वो मर्द हज़रात हो, ख़वातीन हो, और हर वक्त कोई ना कोई टोटके, कोई क्रीम्स जिनके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली कोशिश होती है कि गोरे होना है बस। और हमारा सवाल ये है या नहीं। हाँ, और हमारा सवाल भी यही है कि क्यों भाई, क्यों गोरा होना चाहते हैं आप? प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? सिर्फ रंग गोरा होना चाहिए, आपका यही प्रेफरेंस है, या फिर वो सेहतमंद भी होनी चाहिए स्किन आपकी? तो जो दो लोग हैं हमारे साथ, डॉक्टर अर्मिला जावेद हैं हमारे साथ, डर्मेटोलॉजिस्ट, जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे इसी से मुतालिक। और हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली खुर्रम भाई, खुर्रम मशीर हमारे साथ है। और जब खुर्रम भाई होते हैं तो जमील बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं। और अभी ब्रेक में कह रहे थे कि मुझे बहुत पसंद है जब जिस तरह से वो बात करते हैं और इतने एनर्जेटिक होते हैं, शो खुद ब खुद मज़ेदार हो जाता है। yes. मैंने कहा आपका मैसेज पहुंचा दूं जो आप कह रहे थे। थैंक यू। खुर्रम भाई कैसे हैं, खैरियत से? आप अपनी एक्टिवनेस का ज़रा सबसे पहले राज बता दें। बिल्कुल ठीक ठाक जी। नहीं, आपके प्रोग्राम में आके पता, मैं आपको एक बात बताऊं, आज हम क्रीम से तो बात करेंगे, मगर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं ये करना चाहूँगा साथ साथ कि जो अच्छे वाइब्स होती है ना, आपकी इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं, वो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं और उसके अंदर एनर्जी उससे मिलती है। अगर एक आदमी नेगेटिव है तो दूसरा आदमी जितना भी पॉजिटिव होने की कोशिश करे नहीं हो सकता। तो पहली बात ये कि आज पहला की पॉइंट गोरा होने के लिए ये कि दिल को बहुत साफ होना चाहिए। आपकी तरह जितना दिल साफ होगा, जितना दिल खुला होगा, उतने आप गोरे हो जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है, क्या बात है। और डॉक्टर अर्मिला, जब हम खूबसूरती की बात करते हैं, वैसे ये नहीं है कि आप हमारे साथ शो करती हैं और तारीफ करें, तो वो जो खूबसूरती की बात करते हैं हम, और आज हमारा टॉपिक ही ऐसा है कि गोरा रंग या सेहतमंद दिल, तो वो आप पर फिट बैठती है। कुछ लोग तो शायद ये भी कहते हैं कि हम डॉक्टर अर्मिला को देख के खुद को बड़ा खूबसूरत फील करना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर अर्मिला से स्टार्ट कर लेते हैं। जी, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज हम दो तरह की बातें करेंगे। एक तो सेहतमंद जिल्द और गोरी जिल्द में क्या फ़र्क है और प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, और साथ हम लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट पे भी बात करेंगे। तो पहले तो ये मसला हल कर दे कि गोरी रंगत को खूबसूरती कहना चाहिए या सेहतमंद जिल्द को खूबसूरत कहना चाहिए? आपके सवाल के अंदर ही जवाब मौजूद है। ऑफ कोर्स जो एक सेहतमंद जिल्द है उसको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे कंपेयर टू सिर्फ एक सफ़ेद रंग को, क्योंकि देखिए जो खूबसूरती है वो सिर्फ सफ़ेद रंग होना काफ़ी नहीं है। उसके अंदर बहुत से पैरामीटर्स आते हैं कि आपकी स्किन की जो उसके अंदर वाटर का कंटेंट कितना है, वो शाइन कितना कर रही है, उसमें ग्लो है या नहीं है, उसके अंदर छोटे छोटे सन स्पॉट्स हैं, दाग धब्बे तो नहीं है, फ्लॉलेस होनी चाहिए आपकी स्किन। ये स्किन की खूबसूरती के क्राइटेरिया हैं। इसके अलावा एक चेहरे की जो खूबसूरती का क्राइटेरिया है उसका दुनिया में रंग के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज जो हम ख़वातीन को, पाकिस्तान की लड़कियों को जो बताना चाहते हैं वो ये कि जो खूबसूरत चेहरे का जो मेयार है वो कभी भी रंग को उसमें कंसिडर नहीं किया जाता। उसके अंदर आपकी स्किन की क्वालिटी को कंसिडर किया जाता है, आपकी आंखों की शेप को कंसिडर किया जाता है, आपकी आईब्रोज़ की शेप को कंसिडर किया जाता है, आपकी नाक की शेप को कंसिडर किया जाता है, आपकी प्रोपोर्शंस को कंसिडर किया जाता है। ये जो लड़कियां बहुत पागलों की तरह गोरे होने वाली क्रीम्स इस्तेमाल करती हैं, ये गलत है। मेरे ख्याल में ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि सेहतमंद स्किन है या नहीं, उसके ऊपर पिंपल्स ना हो, दाग धब्बे ना हो, ज़्यादा चिकनाई ना हो, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स ना हो, चेहरे पे फालतू बाल ना हो। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एक जिल्द को सेहतमंद कहने या खूबसूरत कहने के लिए।
ऑल राइट, तो सबसे पहले फिर डिस्कस ये कर लेते हैं डॉक्टर अमिला, जिस तरह आप भी कह रही हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पागलों की तरह ये क्रीम्स यूज़ करते हैं और बाद में फिर साइड इफ़ेक्ट्स उनको सामना करना पड़ता है। बहुत बड़ा एक मसला जो कि हेयर रिमूवल का है। बहुत से लोग, मेल भी फीमेल भी, बहुत से अनवांटेड हेयर्स को वो रिमूव करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा डरते भी हैं बहुत से केसेस, क्योंकि इस तरह क्या है कि वो लेज़र ट्रीटमेंट्स करवाते हैं जब हेयर रिमूवल के लिए, तो उनके लाइक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं आई डोंट नो, बट उनको हो जाते हैं बहुत से असरात। तो ज़रा सबसे पहले हेयर रिमूवल जो ट्रीटमेंट्स हैं लेज़र के ज़रिए, वो हमें बताएं हमारे नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। जी, लेज़र हेयर रिमूवल एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमनली करने वाला प्रोसीजर है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो यंग एज के लड़कियां हैं उनको चेहरे पे अगर फालतू बाल हैं तो उनकी प्रेफरेंस होती है कि वो किसी ना किसी तरीके से इससे निजात हासिल करें। वैक्सिंग करती हैं या थ्रेडिंग करती हैं या घर पे कोई और टोटके इस्तेमाल करती हैं, तो उसकी वजह से चेहरे के ऊपर दाने भी बन सकते हैं, स्किन के ऊपर रैशेज़ भी आ जाते हैं और प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। और कुछ लोगों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली बाल होता है, एक रुआ नहीं बल्कि काफ़ी थिक बाल हो रहा होता है। उसका रीज़न ये होता है कि उसमें कोई ना कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं बच्चियों के अंदर, या उनकी प्रॉपर उसके लिए वर्किंग चाहिए होती है। मतलब उनकी हिस्ट्री लेनी ज़रूरी है कि उनकी खुराक कैसी है, उनका वेट गेन ज़्यादा तो नहीं है, उनकी जो मंथली साइकिल्स हैं वो ठीक है कि नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा लड़कियाँ बहुत ज़्यादा क्रीम्स, जिस तरह अभी हमने पहले कहा कि इस्तेमाल कर रही होती हैं गोरे होने के लिए, एक उसका साइड इफ़ेक्ट भी आ रहा होता है कि चेहरे के ऊपर फालतू बाल निकलने लग जाते हैं। तो इस तमाम रीज़न की वजह से, और वैसे भी स्किन को बिल्कुल क्लियर रखने के लिए लोग कुछ ना कुछ चेहरे पे फालतू बालों को ख़त्म करने के लिए ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। हमारे पास लोग आते हैं लेज़र ट्रीटमेंट मांगने के लिए, तो लेज़र ट्रीटमेंट से सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं कि ये बाल आपको कितने अरसे से चेहरे पे आ रहे हैं, क्या हमेशा से ही ऐसे था या आपकी फैमिली में स्ट्रॉन्ग बाल हैं, क्योंकि कई फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि उसके अंदर बहुत हेरी बॉडी होती है, बहुत हेरी फेस होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उसके बाद फिर हम उनके कुछ टेस्ट करवाते हैं, जो कि अगर ज़रूरत है, अगर उनकी हिस्ट्री में हमें लगता है कि ऐसी कोई बात है, हमें स्पेसिफिक टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, तो हम उनके टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं और उसके बाद लेज़र ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। और लेज़र ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स लोगों को इसके बारे में बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं कि पता नहीं ये सेफ़ है या नहीं, क्योंकि जो माएँ हमारे पास आती हैं, बच्चियाँ हमारे पास आती हैं, उनके बहुत कंसर्न्स होते हैं और मेरे ख्याल में हमें ऑन कैमरा वो कंसर्न्स भी डिस्कस करने चाहिए कि वो क्या कंसर्न्स हैं, क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं। और ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब, ये ऑल टाइप स्किन लेज़र किया जा सकता है? अगर फेस की ही हम बात करें, बहुत ज़्यादा लोगों की ड्राई स्किन होती है, सेंसिटिव स्किन होती है, क्या उनके लिए भी लेज़र ठीक रहता है या आफ्टर टेस्ट जैसे आप बता रही हैं वो प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद लेज़र करना चाहिए? देखिए, जो लेज़र ट्रीटमेंट है वो फॉर ऑल स्किन टाइप, अगर हम लेज़र हेयर रिमूवल की बात करें, बालों को कम करने के लिए जिल्द पे जो लेज़र होता है, इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये चिकनी जिल्द पे हो सकता है या ड्राई स्किन के ऊपर हो सकता है या नॉर्मल स्किन के ऊपर हो सकता है। लेकिन इसके कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो याद रखने वाली चीज़ें ये हैं कि अगर खुदा न खास्ता स्किन के ऊपर आप लेज़र कर रहे हो और वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हुई हुई है या वहाँ पर एक्टिवली कोई इस वक्त डिजीज़ हुई हुई है, जिस तरह एक्जिमा बहुत ज़्यादा वहाँ पर चिन एरिया के ऊपर या चीक्स के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा चंबल हुई हुई है, या कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है जो हमने लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया था, या कोई और इन्फेक्शन हुआ हुआ है, या बहुत सिवियर एक्नी हुई हुई है, तो ऐसे केस में हम पहले स्किन का इलाज करेंगे और स्किन को ठीक करेंगे, इस कंडीशन में लेके आएंगे कि वो लेज़र बर्दाश्त कर सके। कई दफ़ा हमारे पास लड़कियाँ आती हैं भागती दौड़ती हुई और स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी और पिंपल्स निकले होते हैं और वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब आज तो हमने लेज़र करवाना ही करवाना है क्योंकि कल शाम को हमारी कोई कॉलेज में फंक्शन है या हमने किसी शादी पे जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए आप अपनी स्किन पे अच्छी चीज़ करवा रहे हो, एक उसके भले के लिए, बेहतरी के लिए कोई चीज़ करवा रहे हैं और वहाँ पर आप अपने आप को जानबूझ के एक्सपोज कर रहे हो लेज़र से और जिसकी वजह से आपको बजाय फ़ायदा होने के नुकसान हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को बार बार पानी वाला छाला बनता है जिसको हर्पीज़ कहते हैं हमारी ज़बान में, लेकिन उन लोगों को जिनको ये होता है उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि लिप के पास पानी वाला छाला बन जाता है, टिंगलिंग सी होती है ऐसे जिस तरह खारिश हो रही है और छोटा सा
सा बुखार वाला जो दाना होता है यहाँ पे होंठों के करीब बन जाता है या चेहरे पे कहीं बन जाता है। अगर हर्पीज़ निकला हुआ है चेहरे पे तो फिर तो बिल्कुल भी आपको लेज़र नहीं करवाना चाहिए जब तक कि वो सेटल डाउन ना हो जाए, क्योंकि वो एक वायरल इन्फेक्शन है और वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो सकता है। तो ये आपके डॉक्टर को भी पता होनी चाहिए तमाम बातें, और जो आपका जो स्टाफ जो इस वक्त लेज़र कर रहा हो उसको भी ये तमाम स्पेसिफिकेशंस पता होनी चाहिए, और आपको अपने पेशेंट को भी गाइड करना चाहिए। पहली दफ़ा जब आपके पास कोई भी पेशेंट आता है उसको हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसी सूरत में आपने लेज़र नहीं करवाना। अभी कोई ट्रीटमेंट आप हमें दिखा भी रही हैं डॉक्टर साहिबा? जी, अभी हम लोग एक स्किन की ट्रीटमेंट करेंगे लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए। ये यंग हमारे पास एक पेशेंट तो नहीं कहना चाहिए बट एक यंग लड़की हैं जिनको चेहरे पे फालतू बालों की कंप्लेंट है। आप अगर इसको क्लोजअप में दिखा सकें तो, और ये मिक्स किस्म के बाल हैं। देखिए फाइन बाल भी हैं, कुछ बाल इनके बारीक हैं और कुछ यहाँ पे बाल ज़रा रफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप लोग आई थिंक देख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अब इस तरह के बालों के लिए लेज़र जो है वो करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये रुआं नहीं है, ये रुएं से थोड़े ज़्यादा बाल हैं। यूजुअली जब बच्चे लड़कियां हमारे पास आती हैं कि बहुत बारीक बाल हैं, रुआं हैं, तो हम उनको कहते हैं उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन है, मिक्स्ड किस्म के बाल हैं, बीच में थिक बाल भी आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम इनकी सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे कि इनको कब से हुआ है, इनके साइकिल्स ठीक हैं, इनकी फैमिली में ऐसा इशू तो नहीं है, इन्होंने कोई मिक्स क्रीम्स तो नहीं यूज़ की थी। ये तमाम चीज़ें पूछने के बाद अगर हमें कुछ टेस्ट करवाने की ज़रूरत है तो हम करवाएंगे, ताकि हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज को रूल आउट कर सकें। और अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज खुदा न खास्ता हैं तो उसके लिए फिर हम इनको स्पेसिफिक दवाई देंगे और साथ में किसी गायनेकोलॉजिस्ट को एंगेज करेंगे इन द प्रोसेस। ओके, अभी आप करके दिखाएंगे डॉक्टर अमिला ये प्रोसेस? जी बिल्कुल, अभी हम ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले बात ये कि हम एक वाइप के साथ इनका चेहरा अच्छे तरीके से साफ करेंगे। और आप देखें बाल बहुत लंबे हैं, इतने लंबे बाल हमें चाहिए नहीं होते, तो हम पहले ट्रिम कर लेते हैं, बाद में हम वाइप कर लेंगे। पहले ट्रिम कर लें क्योंकि फिर गीला हो जाएगा। ट्रिमर के साथ हम इसको ट्रिम करेंगे, क्योंकि इतने लंबे बाल लेके जब आप हमारे पास आते हो लेज़र करने के लिए तो उसमें मसला ये होता है कि लेज़र जो है वो आपके बाल का जो कलर है उसको अट्रैक्ट करता है। आपका जो बालों के अंदर जो रंग होता है मेलानिन, वो आपके लेज़र को खींचता है अपनी तरफ। तो हम नहीं चाहते कि सरफेस पे बहुत ज़्यादा बाल हो। जितना सरफेस पे बाल होगा लेज़र आपकी सरफेस के ऊपर फिर ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाएगा। हम चाहते हैं कि वो लेज़र जितना डीप जाए, रूट्स के पास जाए, उतना बेहतर है। सो इसलिए हमने हल्की सी ट्रिमिंग की है, हमने कोई भी रेजर नहीं यूज़ किया। अब वाइप्स थे मुझे। तो डॉक्टर साहब एक मिथ भी है कि लेज़र अगर करते हैं फेस हेयर रिमूवल का तो इससे कैंसर भी हो सकती है। क्या ये मिथ है या इसमें कोई बहुत सी ऐसी बातें सुनी हैं। दुआ आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। देखिए ये हमारे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि अगर आपने ये देखिए सारे बाल जो चेहरे के ऊपर हमने भी ट्रिम किया, ये सारे रिमूव करने ज़रूरी हैं। अगर आप इसी तरह से लेज़र ऊपर कर देंगे तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छे तरीके से ज़रा वाइप कर दें। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन किया था कि क्या लेज़र की वजह से स्किन के ऊपर खुदा न खासा कैंसर होने का चांस है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये ख़वातीन आती हैं, माएँ आती हैं और वो हमें पूछती हैं कि नहीं जी लेज़र से तो कैंसर हो जाता है। स्टार्ट कर लें। लेकिन लेज़र से कैंसर नहीं होता। लेज़र एक ऐसी जो रोशनी की जो बीम्स हैं, जो शुआएँ हैं, उसका एक अल्लाह ताला ने स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। स्टार्ट होती है ऐसी लाइट से जो कि विजिबल लाइट है, जो हमें दिखाई देती है। ये लाइट हमें कैंसर नहीं देती है। उसके बाद वो वाली लाइट आती है, वो वाली वेवलेंथ आती है। ये देखिए भी हमने हल्का सा इन पर जेल लगाया, ये हम बात साथ साथ करते रहेंगे। हमने हल्का सा इनको जेल लगाया ताकि वो लेज़र करने में हेल्प कर सके। मतलब उसकी जो एनर्जी है वो डीप जाए और सरफेस के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम ना दे। आई प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है और जो ऑपरेटर है उसकी आई प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। अभी मैं ग्लासेस पहन नहीं सकती हूँ, हालांकि इस कमरे में जितने लोग मौजूद हैं उन सबको आई प्रोटेक्शन करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त मैं क्योंकि ऑन कैमरा हूँ तो मैं ये वाली पहन नहीं
सकती हूँ ग्लासेस। अच्छा, हम लोग ये कहते हैं कि क्या लेज़र से कैंसर होता है? लेज़र में जो लाइट इस्तेमाल होती है उसको हम बहुत कन्वर्ज करते हैं, बहुत फोकस करते हैं एक पॉइंट के ऊपर, ताकि वो एक टारगेट के ऊपर जाकर उस टारगेट को स्पेसिफिकली ख़त्म कर सके, किलिंग कर सके। ये वाली जो वेवलेंथ होती है ये आपके अंदर म्यूटेशंस नहीं क्रिएट करती है। मतलब जिस तरह एक्सरे की रोशनी या अल्ट्रावायलेट की रेडिएशन जो है आपकी स्किन के ऊपर, आपकी जिस्म के अंदर जाके म्यूटेशंस करती है सेल के अंदर, उसकी वजह से कैंसर का खतरा होता है। इसीलिए एक्सरे के बाहर लिखा होता है कि एक्सरे हैजर्ड है, आपने यहाँ से नहीं गुजरना। प्रेग्नेंट खवातीन का एक्सरे नहीं किया जाता, छोटे बच्चों का हम अवॉइड करते हैं कि वहाँ पर म्यूटेशंस हो जाती हैं सेल के अंदर। लेज़र के साथ म्यूटेशंस अल्हम्दुलिल्लाह ये वो वाली रेडिएशंस है कि इसके साथ नहीं होती हैं। सूरज में जाने से म्यूटेशंस हो सकती हैं, इसीलिए जो बहुत सफ़ेद स्किन वाले लोग हैं, गोरे लोग हैं, उनको कैंसर का चांसेस ज़्यादा होता है कंपेयर टू एशियन स्किन जिसमें प्रोटेक्शन है मेलानिन। लेज़र एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, मगर नो मैटर हम लोग कितने गोरे हैं कितने काले, थोड़ा रिस्की होता है। अगर आप गूगल पे सर्च करें लेज़र इन एशियन स्किन तो हमें थोड़ा सा हर एक को बहुत टेस्टिंग के बाद ही आप लेज़र पे जाते हैं। तो आपके अगर बाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो बड़ी सिंपल सी क्रीम मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करें, विटामिन ए क्रीम आपको बाजार में मिलेगी। विटामिन ए क्रीम आप 2 मटर के दाने लें, बहुत सारा विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन लें, उसके अंदर उपटन ऐड करें और कोई सा भी मौसम का फ्रूट जैसे कि चेरीज या स्ट्रॉबेरीज है, और उसके साथ एक क्रीम आती है आइसोट्रेटिनोइन, विटामिन ए डेरिवेटिव है, ये मिला के पूरे चेहरे पे लगाएं। और इसको जब अभी मैं क्रीम बना के भी दिखाऊंगा और थेरेपी आपको करके भी दिखाऊंगा, उससे क्या होगा कि एक तो आपका रंग बड़ा क्लियर होगा, दाग गायब होंगे और आपके जो चेहरे पे गैर जरूरी बाल आते हैं वो भी निकलना बंद होते चले जाएंगे। ओके, अच्छा खुरम भाई ये बताएं कि जो आज का हमारा सवाल भी है कि जो स्किन है वो सेहतमंद होनी चाहिए या फिर चिट्टी गोरी होनी चाहिए, तो आपका जवाब क्या है? जी देखिए, मेरा जवाब तो ये कि देखिए सेहतमंद तो मस्ट है, सेहतमंद तो मस्ट है, मगर देखिए अगर किसी को शौक है कि आप गोरा होना चाहते हैं, बिल्कुल हो। और देखिए हर चीज़ का एक सही तरीका होता है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट्स भी हैं, गलत रास्ते भी हैं और सही रास्ता भी है। मगर अगर आप गोरा होना चाहते हैं, बिल्कुल सही रास्ते हैं और आज आपको सही रास्ते दिखाएंगे और एक गोरा करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। और मगर वो जो 4 क्रीमें हम मिला के लगाते हैं उससे बहुत नुकसान होता है। पहली बात तो ये कि आपके चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आते हैं, बहुत सारी आपकी स्किन इतनी पतली हो जाती है, आप किचन में जाती है तो आपको लगता है स्किन जल रही है। और थर्ड बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्किन में बहुत क्रैकी रिंकल आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से, मैं क्रीम एक बना के दिखाता हूं आपको और फिर अप्लाई भी करेंगे। अच्छा, और वाइटनिंग इंजेक्शन जो मैं आपको बताऊं, वाइटनिंग इंजेक्शन जो है वो भी आपको इनहैंस करता है आपके जो मेटाबॉलिक क्लॉक है और आपकी बॉडी में जो चीज़ें आप खाते हैं और साथ में लगाते हैं तो रंग आपका गोरा। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर हर एक के हिसाब से डॉक्टर को ये असेस करना है। पहले मैं थोड़ा नाजरीन को हम लोग थोड़ा क्लियर कर दें। अच्छा जी, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन है, एक्नी, ACNE, ठीक है। एक्नी, इसकी 8-9 वेरिएंट्स होते हैं, मगर ये बहुत कॉमन लड़कियों में और पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है एक्नी। ये देखिए, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, कॉमोडोन्स, ये सारी चीज़ें इसके साथ ही होती हैं। पहली बात ये कि अगर इस तरह का इशू हो रहा है आप प्रॉपर क्लिनजिंग करेंगे। मैं एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ मिस आयशा के लिए ख़ास तौर पे, एक तो आप जो फेस वॉश यूज़ करेंगे उसके अंदर होगा सैलिसिलिक एसिड 2% और क्रीम में 3 एक्सट्रैक्ट होंगे। एक तो आप पेपरमेंट एक्सट्रैक्ट, टी ट्री ऑयल और इसके अंदर होगा ग्लिसरीन। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके आप लगाएंगी, पूरा चेहरा बिल्कुल क्लियर होगा। और जब आप चेहरे को धोया करें तो 5 to 6 टाइम्स अ डे आप प्रॉपर क्लिनजिंग करेंगी, उसको आप चिकना ना रहने दें, वरना आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी आती है। और जब भी एक्नी आए किसी को भी तो आप दबाया नहीं करें, वरना उसे दबाने से एक तो एक्नी फैलती है और आपके चेहरे पे खड्डे बहुत सारे आना शुरू हो जाते हैं। आप क्या जाएँ, किसी बड़ी फार्मेसी पे जाएँ, उनसे कहें मुझे 2% अल्फा आर्बिटिन, 2% अल्फा आर्बिटिन, 150 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ट्रेटिनोइन 0.1% इन एक्वा बेस, ठीक है। और वो क्रीम आपको बना के देंगे। और ये मैं ज़ेबुन्निसा की बेटी के लिए, ये देखिए मैं बिल्कुल दूध की बनी हुई क्रीम आज आपको इसके डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा, ये और अल्फा आर्बिटिन क्रीम जस्ट ग्लो के नाम से। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, लेजर ट्रीटमेंट जारी। अब देखते हैं लेजर के बाद बाल कहाँ गए। बिल्कुल, और एक ब्रेक के बाद सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम
बैक टू सबसे सवेरे पाकिस्तान। और जैसे कि हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे हैं कि सेहतमंद जिल्द या गोरा रंग, और डॉक्टर खुरम हमारे साथ हैं जो कि हमें बहुत सी ट्रीटमेंट्स भी बता रहे हैं, और अभी उन्होंने कहा कि क्रीम भी बनाएंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर उर्मिला जो कि एक ट्रीटमेंट कर रही हैं कि आप अपने फेस से गैर ज़रूरी जो बाल हैं उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, लेज़र कैसे कर सकते हैं। तो पहले डॉक्टर उर्मिला की तरफ चलते हैं। शायद कंप्लीट हो चुका है वो। अच्छा, उनका ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट हो गया डॉक्टर उर्मिला, तो अब दिखा सकती हैं आप? दिखा सकती हैं। ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है और आप देखिए कि पेशेंट के फेस के ऊपर आफ्टर द ट्रीटमेंट हल्की सी एक रेडनेस होगी, जो कि पहले भी अब जब हमने लेज़र किया था तो बताया था कि ये लाइट सी रेडनेस आती है लेज़र की ट्रीटमेंट के बाद। इसकी आफ्टर केयर ये है कि एक तो हमने आइस पैक यूज़ करवाया। आइस पैक दिखाइए, ये इस तरह से आइस पैक्स होते हैं। हम पेशेंट को कहते हैं कि ये आइसिंग अच्छी तरीके से करें, तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भी ये आइसिंग करती रही हैं और अभी भी ये थोड़ी देर तक आइसिंग करती रहेंगी। इसके अलावा क्योंकि इनकी बहुत सेंसिटिव स्किन है, ये हल्का सा एलोवेरा या फिर हाइड्रोकोर्टिसोन लाइट सा लगा सकती हैं चेहरे के ऊपर। और बाहर धूप में निकलने से पहले शी शुड अप्लाई सनब्लॉक के बगैर इन्होंने बाहर नहीं जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि उन लोगों को पता होनी चाहिए जो ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, लेज़र का ट्रीटमेंट कराते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास भी आते हैं उनको रिटन इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हर दफ़ा समटाइम्स अगर डॉक्टर भूल भी जाए तो उनके पास रिटन डॉक्यूमेंटेड ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर उर्मिला, ये बताइए कि अभी जो आपने ट्रीटमेंट किया है, अभी जो ट्रीटमेंट किया आपने, कितनी और सिटिंग्स ज़रूरी हैं हेयर रिमूवल के लिए? लेज़र का जो होता है ना ट्रीटमेंट, वो इसी तरह से ही है जिस तरह से आपने एक प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करना है। अगर आप थिक बालों का इलाज कर रहे हैं, अगर आप उसको सिर्फ मैनेज करने के लिए कर रहे हैं कि बहुत फाइन बाल हैं, आप थोड़ा सा लेज़र ऐसे करवाना चाहते हैं कि सिर्फ ब्लॉन्ड करवाना चाहते हैं बालों को, क्यू स्विच लेज़र करवाना चाहते हैं, रुआएं चेहरे के ऊपर, कोई ख़ास हेयर रिडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो उसके अंदर बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। वो इस तरह के लोगों के लिए जिनके बाल बहुत ही फाइन है, वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक इफेक्ट चाहते हैं कि बस थोड़े से वो बाल आपके शेड ऑफ हो जाएं। लेकिन जिनका प्रॉब्लम स्किन पे थिक बालों का है, ज़्यादा बाल हैं, जिस तरह से इनके मिक्स्ड किस्म के बाल थे, ऐसे लोगों के लिए स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि उन्होंने हर 4 हफ्ते के बाद लेज़र ज़रूर करवाना चाहिए, 4 to 6 वीक्स, मतलब 1 महीने में 1 दफ़ा या फिर 1.5 महीने में 1 दफ़ा लेज़र करवाना तो ये आपने जो ट्रीटमेंट किया अभी डॉक्टर उर्मिला, ये अभी जो खातून हैं ये उठ सकती हैं ना, कोई रेस्ट तो नहीं चाहिए? जी नहीं, इनको कोई रेस्ट नहीं चाहिए। शी कैन नाउ अपने काम पे वापस जा सकती हैं। सन ब्लॉक लगाएंगी, जो उनको प्रोटेक्शन बतानी थी वो हमने बता दी हुई है कि उन्होंने आज सूरज से बचना है। किचन का बहुत ज़्यादा काम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जो लेडीज़ लेज़र करवाएं उस दिन वो किचन का बहुत ज़्यादा काम ना करें कि स्वेटिंग हो और उसके बाद वहाँ पर रैश हो जाए या इरीटेशन शुरू हो जाए। बाकी वो अपने तमाम जो रोज़मर्रा की ड्यूटीज़ हैं वो पूरी कर सकती हैं। अगर कोई कॉस्मेटिक अप्लाई करना चाहती हैं तो 6 घंटे के बाद कॉस्मेटिक भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन फर्स्ट 4-5 आवर्स 6 आवर्स थोड़ी आइसिंग करनी चाहिए, एलोवेरा जेल लगाना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उनको हम कोई ना कोई क्रीम दे देते हैं पोस्ट केयर के लिए, लेकिन इसके अलावा कोई खास इसकी केयर नहीं होती। ऑलराइट। खुरम भाई आपके पास आ रहे हैं, आप जल्दी जल्दी बता दें कौन सी क्रीम आप बनाने जा रहे थे? जी बिल्कुल। जैसे पहले एक क्रीम मैं बनाना आपको बता रहा हूँ और मैं डेमोस्ट्रेट भी करके दिखाऊंगा करीबन। अच्छा, ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए। अच्छा, ये इसके अंदर ये कि एक तो आपका रंग बड़ा गोरा होगा अच्छे तरीके से, आपको कोई नुकसान नहीं देगी। सेकंड चीज़, आपकी जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं उनको कम करेगी। और थर्डली आपके पे एक्स्ट्रा बाल भी थेरेपी हम साथ में करेंगे लाइट सी, उससे बिल्कुल ख़त्म होगी। बहुत सिंपल सी क्रीम है, हर कोई बना सकता है, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे जी, जैसे हम कहते हैं कि जी जितना नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, गहरे रंग के फ्रूट जो होते हैं, खाना और लगाना दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। आप 3 से 4 स्ट्रॉबेरीज लेंगे, ठीक है जी। उसके साथ आप ऐड करेंगे जी शहद, 1 चमचा पेस्चराइज्ड खालिस शहद, और मैं बनी हुई आपको चीज़ें दिखाऊंगा अभी ना। अच्छा जी, ये शहद आपने डाला। उसके साथ ये देखिए मैंने अभी खुद काट के मैं आपको दिखाऊंगा भी, एक पूरा पत्ता काट के हमने इसमें से ये देखें और निकल भी रहा है, ये एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है एक पत्ते का। ये देखिए खालिस एलोवेरा, ताज़ा बिल्कुल। ये देखिए आप डालेंगे 1 चमचा, ये आपके गैर ज़रूरी बाल और ब्लैक हेड्स को ये गायब करेगा जी। ये आ गया एलोवेरा। उसके साथ ऐड करेंगे जी ग्रीन टी जो आपको टी बैग की मिलती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी ये आपको सूदिंग इफेक्ट देगी। ये जैसे मैं आपको बताऊं कि पेपरमेंट ऑयल वाला इफेक्ट देती है और ये आपकी एक्नी को बिल्कुल गायब करेगी। ग्रीन टी इसके अंदर डालेंगे। अच्छा जी, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा ना हो तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ग्लिसरीन। ओके, और ये आ गया ग्लिसरीन।
जी ये ग्लिसरीन डालेंगे और उसके साथ ज़्यादा क्वांटिटी में हम ऐड करेंगे जी मुल्तानी मिट्टी और दूध ज़्यादा होगा। और एक छोटा सा पीस ये देखिए ये दूध डालेंगे और छोटा सा पीस ये देखिए मुल्तानी मिट्टी को हमने सोक किया हुआ था दूध में। ये देखिए मुल्तानी मिट्टी और दूध कच्चा या बॉयल हुआ ऐड करेंगे, कच्चा बिल्कुल जी। और ये आ जाएंगे जी, ये आ गया हुस्ने यूसुफ पाउडर। इसके अंदर बहुत सारे एक्सट्रैक्ट होते हैं जो आपकी स्किन को इम्प्योरिटीज़ गायब करते हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत सिंपल सा। उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा ज़्यादा, अच्छा जी। उसके साथ ऐड करेंगे चाइना रोज़, ड्राइड चाइना रोज़, जिसको उर्दू में गुले खैरू भी कहते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल क्रिंकल्ड होंगे, ये आपकी स्किन की जो पोर्स खुले होते हैं, जो आपके पोर्स खुले होते हैं, इनको ये फिल अप करता है, ठीक है। और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा ये एक्सट्रैक्ट जी, ये ड्राई शेप में, जी बिल्कुल ड्राई शेप में होगा जी, ड्राई शेप में होगा बिल्कुल। अच्छा इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा उपटन, जो उपटन आपकी स्किन को बड़ा सूद करेगा। और एंड में ऐड करेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में इसके अंदर अरके गुलाब, अरके गुलाब, जो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा, ठीक है। और ये देखिए ये ज़बरदस्त सी क्रीम तैयार हो रही है। और अच्छा ये मैं आपको बताऊं कि अब ये एक्ने के लिए भी है और आपके कील मुहासों के लिए बनी बनाई। तो अभी हम हमारी बहन थी जड़ा वाला से, उनके लिए भेजेंगे। ये देखिए एक्ने वाली क्रीम, ये देखिए आप बनी हुई, उसमें बिल्कुल जो रेडीमेड है उसमें भी यही एक्सट्रैक्ट है, ये देखिए आप। ओके, ये जो आप बना रहे हैं वाला ग्रीन जो आपकी एक्ने को, जी बिल्कुल ये बिल्कुल जो मैं बना रहा हूँ, ये तो बनी बनाई तो हम भेजेंगे। ये बना रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, लोग कराची से कश्मीर तक बना सकते हैं। और ये देखिए इसके अंदर ये दूध वाली क्रीम जो है, इसका इफेक्ट, ये दोनों चीज़ें, इसका कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं। और आप ये देखिए इसका इफेक्ट कितना जल्दी अभी इनके चेहरे पे, ये देखिए आप ये जो एक्नी, ये झाइयाँ आ रही हैं, एक्नी आ रही है, खड्डे आ रहे हैं चेहरे पे, जहाँ पे एक बाल आने चाहिए अपनी जगह, जो गैर ज़रूरी बाल आ रहे हैं उनको भी ये गायब करेगी। अच्छा ये क्रीम बिल्कुल आपने तैयार की। अच्छा खुर्रम भाई एक मिनट, आप ये इसको तैयार कीजिए। डॉक्टर अमिला जी मुस्कुरा रही हैं, जी बिल्कुल, वो हंस रही हैं, आई डोंट नो व्हाई। डॉक्टर साहब आपको चाहिए इनमें से कोई क्रीम? मैं बहुत इम्प्रेस हो रही हूँ, इतने ज़्यादा इसकी कॉम्पोजिशन खुर्रम ने जो बताई है, इतनी मैं कहती हूँ डिटेल्ड कॉम्पोजिशन है। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी मंगवा लूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इसके जो नाम सुन के मुझे इतना मैं इम्प्रेस हो रही हूँ कि इसमें इतनी चीज़ें डली हुई हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये स्ट्रॉबेरी अगर फ्रेश है तो ये क्या क्रीम फॉर्म में कितने दिन तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर फ्रेश स्ट्रॉबेरी है तो कितने दिन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। खुर्रम से मैं पूछना चाहती हूँ। जी खुर्रम भाई। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत सही कह रही हैं। मैं आपको ज़रूर डॉक्टर साहब, मैं बहुत सारे पार्सल लाए हैं, मैं आपको ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी वाली क्रीम जो तैयार है डेफिनेटली वो मैं आपको भेजूंगा। और आप देखिएगा, आप मुझे बताइएगा। आपको मैं क्रीम और मैं साथ में आपको पिक वाइप भी भेज रहा हूँ, आप खुद यूज़ करेंगी, आप देखें, आपको जो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाएगा आपका ग्लो। बिल्कुल आपका ग्लो तो है ही और एनहांस करता है, ठीक है। ये क्रीम कितने दिन बिल्कुल आप देखिएगा। ये जो स्ट्रॉबेरीज डली हुई है, अच्छा जी, ये जो स्ट्रॉबेरीज डली हुई है, क्या ये जो क्रीम है, कितने दिनों के अंदर हमें इसको यूज करना चाहिए? 7 डेज कितने दिनों में फ्रिज में रखेंगे, खत्म करना चाहिए? फ्रिज में रखेंगे 7 रोज, जी ठीक है, 7 डेज। अच्छा 7 डेज के अंदर। अच्छा और इसको इस तरह रखेंगे 7 डेज के अंदर इसको खत्म करना है। बिल्कुल आपने क्रीम बनाई, जी बिल्कुल आपने क्रीम बनाई, इसको आप अच्छी तरह से प्लास्टिक से बिल्कुल कवर करेंगे, एयर टाइट। जितनी क्रीम आपको लगानी है आपने स्पून से निकाली, आप हाथ नहीं डालेंगे, लोग हमारे हाथ डाल देते हैं ना, स्पून से निकालेंगे, फिर आपने एयर टाइट किया और 7 डेज में आपको खत्म करनी है, ठीक है। और अभी मैं इनके चेहरे पे आपको देखिए लगा के दिखाता हूं। मैं आपको कॉल करके बताऊंगी कि मुझे कैसे रिजल्ट्स मिले। आप देखिएगा, मैं बिल्कुल आपको भेज रहा हूँ आज ही फौरन आपके लिए शाम में फौरन तैयार हो रहे हैं कराची टू। खुर्रम भाई जो है ना, ठीक है, अच्छा जी, खुर्रम भाई आपको ये क्रीम्स भेजेंगे, आप देखिएगा आप और खूबसूरत हो जाएंगी। क्योंकि मैं देख नहीं सक रही इस वक्त, आप लोगों को देख नहीं सक रही, मैं सुन रही हूँ सिर्फ। तो मुझे आपकी जो आपने इसकी कॉम्पोजिशन बताई है वो इतनी अमेजिंग लग रही है। अरे नहीं मैं आपको जरूर भेजूंगा। बड़े प्यारे और आप देखिएगा उसका बड़ा जी
जी बिल्कुल बिल्कुल। चले ठीक है, इंशाल्लाह ताला इसको यूज करते हैं। इससे क्या होगा? और इसके अलावा खुरम दूसरी चीज ये कि प्लीज ये जरूर बताया करें लोगों को कि ये जो मिक्स क्रीम्स वाला कल्चर जो हमारे स्कूल यूनिवर्सिटीज की जो बच्चियां हैं, इसके अलावा पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चियों को, तो आप के पास क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आते हैं और आप माशाल्लाह आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आपकी बात भी लोग सुनते हैं, तो आप उनको ये जरूर गाइड किया करें कि जो हम लोगों के ऊपर एक भूत सवार है गोरे होने का, गोरे से बेहतर है कि स्किन हेल्दी हो। आप गोरा एक हद तक हो सकते हैं जितनी अल्लाह मियां ने आपके अंदर कैपेसिटी रखी हुई है। आप अंग्रेजों की तरह की स्किन हासिल नहीं कर सकते। हम एशियन स्किन है, हमें अपनी स्किन के अंदर खूबसूरत दिखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मीडिया है, जिस तरह की हमारी एडवर्टाइजमेंट्स चलती हैं, जिस तरह की हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं, तो इस पे यही जोर हो रहा है कि बस गोरे होना जरूरी है और गोरा होना ही बेस्ट चीज है। इन तमाम चीजों की वजह से आपकी स्किन हेल्दी होती है। ये जितनी भी चीजें डाली हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं इसके अंदर बाकी जो पाउडर फॉर्म में चीजें ऐड की हैं, ये तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनके अंदर सबके अंदर विटामिन्स हैं, स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी है, ये तमाम चीजें आपकी स्किन को हेल्दी बनाती है। जब एक स्किन हेल्दी होती है वो नेचुरली ग्लो करती है। जी अच्छा, वैसे डॉक्टर खुरम इंजेक्शन भी लगाते हैं रंग गोरा करने के, आप डॉक्टर मिला, डू यू नो? जी जी बिल्कुल। इंजेक्शंस जी हम लोग सब यूज करते हैं, अगर वो इंजेक्शन सही क्वांटिटी में यूज किया जाए, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो इंजेक्शन के बड़े फायदे हैं। लेकिन लोग उसको जो क्रेजी की तरह यूज करते हैं कि बॉक्सेस खुद ही मंगवा लिए, ऑनलाइन अगर आपने बॉक्सेस अपने ऑर्डर कर दिए और आप हर रोज टीका लगवा रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। उसकी भी एक डोज होती है, उसका एक तरीका होता है कि डॉक्टर ने आपको कितनी डोज देनी है, आपको कितनी चीज की जरूरत है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप उसको सही तरीके से सही क्वांटिटी में यूज करें तो वो एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे आपके लिए काम करता है। बिल्कुल। अच्छा, खुरम भाई ने क्रीम लगा दी है, बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेशन एक हम बिल्कुल जी बिल्कुल। और आप देखेंगे, अच्छा जी डॉक्टर साहब जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए मैं तो बड़ा लोगों को कहता हूँ, मगर लोगों को समझ में नहीं आता है। वो 4 क्रीमें सैलून जाते हैं, वहाँ से प्रिपेयर करके ख़वातीन बेदरेग लगाती हैं, इतने मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं आप सोच नहीं सकते। स्किन बिल्कुल आपकी बर्न आउट हो जाती है, जल जाती है, पतली कागज़ हो जाती है। आप थोड़ा सा चूल्हे के सामने जाएँ, इरिटेशन होती है, पिगमेंटेशन, डॉक्टर की एडवाइस बिल्कुल फॉलो नहीं करते। और सेकेंड चीज़ देखिए, इंजेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हम लोग पाकिस्तानी रहेंगे, हम लोग अंग्रेज नहीं हो सकते। सुबह सवेरे पाकिस्तान। मोस्ट अट्रैक्टिव पीपल की जो लिस्ट थी उसमें पाकिस्तानी जो मेल हैं वो उस लिस्ट में थे, और ब्यूटी में मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन जो फेसेस थे उसमें पाकिस्तानी जो खवातीन हैं वो भी उस लिस्ट में थी। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। खुरम भाई, हम लोगों को आप बताएं, जो 40 इयर्स की खवातीन होती हैं और जो गोरे जो भी आप जिनको गोरा स्किन कहते हैं, उनकी अगर 40 इयर्स की खवातीन को देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि उनकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ आ जाती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, फ्रेकल्स आ जाते हैं, उनकी स्किन की इस उम्र तक जो है वो बहुत हालत ख़राब हो चुकी हुई होती है। हालांकि वो बहुत प्रोटेक्शन करते हैं, वो बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं, उनकी खुराक भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि हमें अल्लाह ताला ने एक नेचुरली अच्छी कोलेजन दी हुई है, नेचुरली हमें मेलानिन का बहुत अच्छा एक बैलेंस दिया। रंग गोरे करने के पीछे भागने से बेहतर है कि आप अपनी स्किन जो है उसको ऑन करें और उसको हेल्दी रखने की कोशिश करें और उसे मेंटेन करें। तो डॉक्टर खुरम, जो आपने अभी एक क्रीम बनाई, क्या वो सिर्फ वो कह सकते हैं कि स्किन को चमकदार भी करेगी, हेल्दी भी करेगी, या गोरा रंग जैसे कि अभी आपने दिखाया भी सही, दोबारा दिखा दें उनका रंग गोरा हुआ या नहीं? हाँ, वो दिखा दें क्या हुआ उनके साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जी बहुत उनका जी रंग उनका पहले से बहुत इम्प्रूव्ड हुआ है जी। ओके जी, इनका रंग पहले से बहुत गोरा हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि देखिए आप ग्रेजुअली आप रंग को बड़ा क्लियर करते हैं। आपकी डाइट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। अगर आपकी डाइट अच्छी है, अगर आपकी खुराक अच्छी है, अगर आपके अंदर मिल्क इनटेक अच्छा है, आप विटामिन सी, अच्छा मैं आपको एक बताऊं, जो आप वाइटनिंग इंजेक्शन का इफेक्ट है, अगर आप रोजाना कोई अच्छा एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि पिक वाइट है, अगर आप तरबूज के जूस के साथ ट्वाइस अ डे आप ये लें
तो आपका तरबूज में जितना ज़्यादा ग्लूटाथायोन होता है किसी चीज़ में नहीं होता। तरबूज हो गया, कलेजी हो गया, ब्रोकली एक सब्जी होती है, वो एवोकाडो एक फल होता है, पाकिस्तान में नाशपाती होती है, ठीक है, इस तरह फालसे आ रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, चेरीज हैं। अगर आप इनके साथ पिक वाइट, एक अच्छा फ्रेंच मेरीटाइम एक्सट्रैक्ट बेस्ट सॉल्ट है, अगर आप उसको खाएं तो आपका रंग ग्रेजुअली निखरता चला जाता है, खूबसूरती बहुत आती है। सेकंड चीज़, आपको सन से प्रोटेक्शन देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हम 4-5 क्रीमें मिला के लगाते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मर्करी होता है जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। पहले तो आपको लगता है चेहरे पे लाइटें जल गई और कुछ दिन के बाद बिल्कुल आप डार्क हो जाते हैं। जी बिल्कुल, लोड शेडिंग हो जाती है, ऐसे ही होता है। और इसके अलावा ये भी बताना ज़रूरी है लोगों को कि जब हम लोग क्रीम्स यूज़ करते हैं इंस्टेंटली तो हम शायद थोड़े दिनों के लिए सफ़ेद, गोरा, चिट्टा और सब चीज़ हो जाती है, बट उसके बाद स्किन के ऊपर परमानेंटली पिगमेंटेशन हो जाती है। अगर वो पिगमेंटेशन आप देख लें, वो हॉरिबल पिगमेंटेशन होती है, वो पिगमेंटेशन डीप होती है, ग्रे सा कलर हो जाता है चेहरे का, ग्रे और ब्लू से कलर का चेहरा नजर दिखने लग जाता है और वो ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। उस कंडीशन को ऊक्रिनोसिस कहते हैं और वो लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होता। लोग समझते हैं कि शायद हमने कोई क्रीम लगा ली है तो हम ऐसे हो गए, हमने ब्लीच करवा लिया तो हमारी स्किन बर्न हो गई, बट एक्चुअली वो ग्रेजुअली जो उन्होंने कई महीनों, कई सालों से वो जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं उसका रिजल्ट होता है कि स्किन एक तो बिल्कुल पतली, चमड़े की तरह पतली हो जाती है और स्किन के नीचे परमानेंटली ब्लू ग्रे कलर की डिस्कलरेशन हो जाती है और वो बहुत मुश्किल है ट्रीट करना। फिर ये जो हम लोगों की जो ट्रीटमेंट्स हम आपको बता रहे हैं, जो लेजर्स आपको बता रहे हैं, क्रीम्स आपको बता रहे हैं, फिर ये काम नहीं करती हैं और अगर करती भी हैं तो बहुत देर के बाद करती हैं। बिल्कुल। एक और चीज़ जो बहुत कॉमन है वो पीलिंग का एक बहुत क्रेज़ है लोगों को कि हमने पीलिंग करानी है। पता नहीं लोग कहीं से गूगल से शायद पढ़ के आ जाते हैं या क्या मसला है कि वो आके फोर्स करते हैं डॉक्टर्स को कि बस हमें पीलिंग कर दें जी, पीलिंग से सब कुछ, सब मसलों का हल पीलिंग है। पीलिंग तमाम मसलों का हल नहीं है। एक ख़ास किस्म की पिगमेंटेशन या फ्रेकल्स ऐसे हैं, ख़ास किस्म के दाग धब्बे ऐसे हैं जिस पे पीलिंग थोड़ा बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल। पीलिंग अच्छा, अगर खुरम भाई, आपकी एक डीप पिक्चर भी दिखा रहे हैं आप, डीपर लेयर्स में जा चुकी है। जी जी, आप बात कर रही हैं तो शायद डीपर उसी लेयर्स में लिहाज जा से चुकी है तो फिर पिगमेंटेशन काम नहीं करती। सही सही। शायद खुरम भाई जो आप बोल रही थी ना डॉक्टर अमिला, वो वही उसी से रिलेटेड पिक्चर भी दिखा रहे हैं खुरम भाई। ये क्या आप दिखा रहे थे? हाँ जी बिल्कुल, पिक्चर्स दिखाएं जी। ये मैंने दिखाया था कि और दूसरी चीज़ ये कि जब आप पीलिंग करते हैं तो आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि इतनी गर्मी में, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, ये वाले महीने मेरे ख्याल में जो लोग पीलिंग के बहुत फ़ैन हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत फ्रीक्वेंटली मत करवाएं प्लीज़। कम अज़ कम भी इसमें 6 हफ्ते का ब्रेक रखा करें, 8 हफ्ते का ब्रेक रखा करें। गर्मियों में पीलिंग बहुत ज़्यादा ना करवाएं। होम पीलिंग जो माइल्डर पीलिंग्स होती हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो एक डॉक्टर के पास जाके पूरी स्किन उतर जाती है वो वाली चीज़ मत करवाएं, क्योंकि फिर आप प्रोटेक्शन नहीं कर सकेंगे, धूप को अवॉइड नहीं कर सकेंगे, हाइड्रेशन नहीं मेंटेन कर सकेंगे और स्किन मजीद खराब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमिला, थैंक यू सो मच खुरम भाई। और आप दोनों को हम दावत देते हैं कि बी आर गेस्ट एट लाहौर, लाहौर आएँ, हमारे स्टूडियोज़ का गेस्ट बने आप। और वो लोग जो आपको देखते हैं दूर से, इस्लामाबाद देख रहे हैं, कराची देख रहे हैं, वो लाहौर स्टूडियोज़ में देखेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप दोनों लाहौर में आएँ और हमारे देखने वाले जो बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं डॉक्टर अमिला के लिए भी, डॉक्टर खुरम के लिए भी, तो जब यहाँ पर मौजूद होंगे हम भी ज़रा देखेंगे कि आप क्या क्या क्रीमें बनाते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट बनाते हैं, क्योंकि अभी जो है वो ज़रा दूर से हम देख रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच आप दोनों। खुरम के फॉर्मूले तो सारे के सारे मैंने चोरी कर लेने हैं। नहीं, मेरी बड़ी खुशकिस्मती होगी। और डॉक्टर साहब मैं आपके लिए आज ही रवाना कर रहा हूँ और आप देखिएगा बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट आप मुझे भेजें ताकि मैं 1 हफ्ते के बाद आपको रिपोर्ट दूं। चलिए जी, हम एक शो रखेंगे 1 हफ्ते के बाद जिसमें उस शो का नाम रखेंगे रिपोर्ट देना। तो डॉक्टर अमिला रिपोर्ट देंगी जो डॉक्टर खुरम उन्हें भेजेंगे। तो जनाब, आज का जो हमारा सेगमेंट था कि आपका रंग गोरा होना चाहिए या आपकी जो जिल्द की सेहत है वो किस तरह से हेल्दी होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए, तो वो आपने खुद देख लिया कि आपको रंग गोरा करना है या सेहतमंद देखना है। बिल्कुल, रंग गोरा करना बिल्कुल आपकी प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। रंग गोरा आपकी स्किन के लिहाज से होना चाहिए, लेकिन हेल्दी स्किन होना प्रेफरेंस होनी चाहिए। ये आज का मुद्दा था। सी यू कल मुलाकात करते हैं आपसे। बाय बाय, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।